आ जाओ। दिलीप को बोलो फोटो ले लेगा प्लीज। अभिषेक जी, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से मैदान में उतरेंगे और क्या आपकी रणनीति? सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, क्योंकि पिछले लगातार मैं चुनाव प्रबंधन का कार्य देख रहा हूं। चुनाव प्रबंधन का जो राजस्थान की टीम है उसमें प्रचार प्रसार देख रहा हूं मैं, और पिछले 5 महीने से यहीं कार्यालय हूं, तो मैं तो बहुत बहुत आभार करूंगा उनका। और चुनाव जो लड़ना है वो संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन की अपनी रणनीति है, संगठन के अपने पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर, पूरी टीमें, मंडल, मतलब सब लोगों का अपना काम पूरे 5 वर्ष चलता है, बहुत मेहनत करता है संगठन। की तरफ ही जहां पर वो तमाम जो इस बार 15 सीटों के साथ बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट को जारी की है, एक एक सीटों का समीकरण दरअसल सुधीर बता रहे हैं। सुधीर, एक एक सीटों का आप समीकरण बता रहे थे। अब शेरगढ़ की बात तो लखबीर ने बता दी, बाबू सिंह राठौड़ को क्यों उतारा गया है। अब बात कर लीजिए, अगर किशन पोल की भी बात होगी, आदर्श नगर, रवि नैयर की भी बात आपने कर ली। भरतपुर पर आते हैं, विजय बंसल की तरफ आते हैं। भरतपुर में क्या कुछ खास है, विजय बंसल को क्यों टिकट दिया गया है इस बार? देखिए, भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिए जाने का साफ एक मैसेज भी है, क्योंकि वो वसुंधरा राजे खेमे से आते थे। और दूसरा जो इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट था, क्योंकि पहले विधायक रह चुके हैं, चुनाव का अनुभव भी है और चुनाव पर पकड़ भी है, और जनता के बीच भी पकड़ बना लेंगे, क्योंकि एक बार कोई विधायक रहते हुए फिर हार जाता है तो उसके प्रति जनता की सहानुभूति भी हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो सीट का मुकाबला होने जा रहा है, क्यों दल बदल करके आए, उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो एक किशनगढ़ की जो सीट है, जहां पर अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन उसी समय जब बीजेपी ने पिछले 2018 के चुनाव के अंदर विकास चौधरी को उतारा था, और उस समय सुरेश टांक निर्दलीय होते हुए वो जीत गए थे। लगभग जो विकास चौधरी थे, जो कांग्रेस से अभी जिन्होंने टिकट ली है, वो लगभग 17,000 वोटों से हारे थे, और अब कांग्रेस के मुकाबले है। यानी सीधे तौर पे जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर किशनगढ़ की सीट पे बनता हुआ नजर आ रहा है, वो दिलचस्प है, क्योंकि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में है, जो सांसद थे वो बीजेपी की सीट पे है, और निर्दलीय अपनी जगह बरकरार है। तो ये मुकाबला बाबूलाल जी आप इस पे देखेंगे, क्योंकि किशनगढ़ की जो सीट है वो बीजेपी माइंड सीट मानी जाती रही है, लेकिन पिछली बार जो प्रयोग हुआ उससे यही लगता है कि इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है। वहां पर अशोक गहलोत की ख्वाहिश थी कि वहां पर किसी ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाए जो सीट को निकाल सके। नाथुराम सिनोदिया को भी पिछली बार जो है टिकट कट गया था, एक नए चेहरे को लेकर के आए थे, सचिन पायलट के समर्थक थे नंदलाल चौधरी, लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाए। इस बार उम्मीद थी कि सुरेश टांक कांग्रेस का टिकट लेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में उनकी भूमिका थी, लेकिन सुरेश टांक के बजाय कांग्रेस पार्टी ने विकास चौधरी को टिकट दिया, क्योंकि वो युवा हैं और एमडीएस यूनिवर्सिटी के शासन के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा। तो इस बार जो है भागीरथ चौधरी को इस सीट को फतेह करने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में अगर जाट समुदाय के वोट बटेंगे तो फिर से फायदा सुरेश टांक को हो सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि युवा होने का लाभ जो है कांग्रेस पार्टी लेना चाहती, इसलिए विकास चौधरी को वहां पर मौका दिया गया है। और अशोक गहलोत कल रैली भी वहां पर करके आए हैं, आने वाले दिनों में वहां पर सचिन पायलट भी जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ही ठीक तरीके से प्लान कर रही है कि बीजेपी जो है जिन सीटों को लगातार जीतती रही है और जिन सीटों पर कांग्रेस हारती रही है, उन सीटों पर इस बार उनका ज्यादा फोकस है। तो इस बार लगता यही कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबले त्रिकोणीय होंगे, चतुष्कोणीय भी होंगे, और उनमें बाजी कौन मार ले जाएगा अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि आरएलपी की बात कर लेते हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी बड़ी तादाद में टिकट दिए हैं, बहुत ज्यादा स्थानों पर टिकट बांटे गए हैं, उनका फैक्टर भी आएगा। दूसरी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, उनका भी असर आएगा। अलग अलग पार्टियां, लेकिन इस बीच में उपेंद्र यादव को इस बार भरोसा जिताकर, देकर और प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव अब बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शाहपुरा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सामने हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव। किस तरह से ये चुनावी मुकाबला रहने वाला है उपेंद्र, किस तरह की आपकी तैयारी होगी?
और बेरोजगारों के मुद्दे उठाने के बाद आप किस तरह से राजनीति में उतर रहे हैं, ये किस तरह की शुरुआत? देखो, सबसे पहले तो मैं केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूंगा कि जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार जिनकी मैं आवाज़ उठाता हूँ और मुझे एक मौका दिया है, जो पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज़ में सरकार तक पहुँचाने का काम करूंगा। क्योंकि आपने देखो, पेपर लीक से राजस्थान के युवा बिल्कुल दंश थे। कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसमें लिखते पेपर बेचने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे की पेपर लीक माफिया का खात्मा करना, राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाना। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार और जो शाहपुर में चुनाव उपेंद्र यादव नहीं लड़ना चाहता, प्रदेश का हर युवा, ये प्रदेश के युवा जो गरीब किसान आम आदमी का बेटा है, बेटी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे मौका दिया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि एक माध्यम मिलना चाहिए था। हम गुजरात जाना पड़ा, लखनऊ जाना पड़ा, अनशन करना पड़ा, तो हर जगह प्रयास करना पड़ा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तब मुलाकात हो पाती है। फिर समझौते हो गए, समझौते पूरे नहीं हो पाए। 1 लाख पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी कि बजट में निकाले, कहाँ निकाली? आपने तो 4,500 अध्यापक भर्ती में कम कर दी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए गुजरात तक चले गए। 50 राज्य, कई ऐसी भर्तियां हैं जो नहीं हो पाई, बजट की घोषणा अधूरी है। पेपर लीक से राजस्थान के युवाओं को रुलाया गया पेपर लीक से। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती है और इनका सफाया हो, पेपर लीक राजस्थान बने, इसके लिए मैं आवाज बुलंद करने की। पेपर लीक को जो जिस तरह से बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही, क्या यही वजह है कि जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी ने उसको आगे कर दिया इस चुनाव में? देखो, एक चीज़ बताया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और जब किसी जो 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनके किसी प्रतिनिधित्व करने वालों को मौका देते हैं, उनकी बात रखने का मौका देते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन पार्टी क्या कार्य कर सकते हैं? हर पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मिसाल पेश की है, कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं। आपने देखा होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बड़ी पहल कर दी है। अब डर होगा पेपर लीक माफियाओं का। ईडी से डर रहे हैं, फिर सीबीआई से डरेंगे। डर क्यों रहे? जब उन्होंने पेपर लीक नहीं किया तो डर क्यों रहे? करवाइए सीबीआई जांच। जब हमने मांग की तो लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल में डाल दिया। हमने आरपीएस के सामने हमने मांग की कि इसमें कोई मिली भगत। आपने देखा होगा, बाबूलाल कटारा निकला, जो इनका आपने देखो राजनीतिकरण निपटी। लेकिन उपेंद्र, एक बात बताएं कि जिन बेरोजगारों की मांगों को उठा करके आप सिस्टम का विरोध करते थे, अब उसी सिस्टम में आप जा रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति में आप उतर रहे हैं। क्या बेरोजगार आपके साथ में है? क्या उनने आपको समर्थन दिया, या आपने कहीं न कहीं उनकी बातों को जो है उठाने के लिए इसको चुना है कि राजनीति में जाना पड़ेगा? युवा हमेशा साथ है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल 9 महीने से युवाओं की आवाज़ बुलंद की है, और आवाज़ बुलंद की है तो युवाओं को न्याय मिले, युवा खुश है, उनको माध्यम मिल रहा है। पेपर लीक से सब दुखी है, परेशान है, इसलिए ये बेहतर निर्णय। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ से पार्टी। यादव मेरे साथ में थे, बातचीत कर रहे थे, और शाहपुरा से उन्हें प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है। अब सामने मनीष यादव के सामने में उतरने वाले हैं। किस तरह की चुनौती होगी ये तो खैर क्षेत्र में पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल उपेंद्र अपनी जीत को लेकर के, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ सामने आ पाता है। महेश राजेश, न्यूज़ 18। तो आप अभी शाहपुर से उपेंद्र यादव को सुन रहे थे, जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे। पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी उठा ही रही थी, और एक बार फिर से जो पेपर